बहुत ही सिंपल है बॉस। कमांड, आपको जो काम दे रहा है वो एक ही आदमी होना चाहिए। अगर आपको 10 लोग 10 अलग अलग काम बता रहे हैं तो आप तो कंफ्यूज जाएंगे ना, आपको समझ में कैसे आएगा किसका सुनूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, नाम है जिसका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो, इसको आसानी से कैसे याद करना है और बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, इससे रिलेटेड पिछले साल भी वीडियो बनाया था और वो वीडियो को आपने बहुत जबरदस्त प्यार दिया था। पिछले साल के बैच के सभी बच्चों ने उसे बहुत पसंद किया था। 40,000 से भी ज्यादा उसके व्यूज हुए थे और बहुत उसे पसंद किया गया था। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये तरीका जो इस आंसर को याद करने का और इसको लिख करके प्रैक्टिस करने का है, ये एक सबसे आसान तरीका है। और इसीलिए आप लोग सभी इसी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप एक ही बार में सभी 14 प्रिंसिपल्स आसानी से याद कर लें। दोस्तों, ये आंसर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में 5, 6 या कई बार 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर पॉइंट इंडिविजुअली भी एक आंसर के रूप में पूछा जा सकता है, किसी केस स्टडी में पूछा जा सकता है या कोई दूसरे छोटे बड़े आंसर में पूछा जा सकता है। तो ये पूरा आंसर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। तो दोस्तों, जब बात आती है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्हें हेनरी फेयोल ने किस तरह से और कब गढ़ा है। जी हां दोस्तों, मैनेजमेंट के गुरु महानायक हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों के सामने रखे हैं। जी हां दोस्तों, हेनरी फेयोल जो थे भाई साहब, ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो कि धीरे धीरे अपने काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते रहे, अपनी क्षमताओं को निखारते गए और स्लोली एंड स्टेडीली एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक सक्सेसफुल मैनेजर बने। दोस्तों, he started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of chief managing director। और इसी कार्यकाल में जो जो चीजें इन्होंने एक्सपीरियंस की, जो जो चीजें इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखी, उन्हीं को इन्होंने बनाया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उन्हीं को अपनी किताब के जरिए लोगों के सामने रखा ताकि सभी अपनी जिंदगी में वो गलतियां ना करें जो उन्होंने कभी की थी और इन्हें अप्लाई करते हुए सच्चे मैनेजमेंट के भक्त बन जाएं, सही तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर पाएं। हर मैनेजर को ये 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं क्योंकि ये सभी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल in nature है। जी हां दोस्तों, after conducting many experiments and observations in organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration। यानी जब उन्होंने अपनी किताब लिखी है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की, इसमें उन्होंने पहली बार इन प्रिंसिपल्स का जिक्र किया और सभी प्रिंसिपल्स को बाकायदा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने समझाया कि मैनेजर्स किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लाइन में हो, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, वो ये 14 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जी हां, इसीलिए हमारे हेनरी फेयोल भाई साहब को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। Fayol suggested 14 principles of management. These statements serve as guideline for decision making and management actions। तो इस प्रकार से हेनरी फेयोल के इस योगदान की वजह से ही ये 14 प्रिंसिपल्स जो हैं हर मैनेजर के लिए एक गाइड समान, एक गाइडलाइंस के, एक रूल्स और रेगुलेशंस के, एक आदर्श और उसूलों के समान माने जाते हैं और हर मैनेजर जो है कोशिश करता है इन सभी को इस्तेमाल करने की और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की। दोस्तों, ये है आपके सामने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुल मिलाकर के 14 पॉइंट्स। और जैसा कि आप जानते हैं, आसानी से इसे याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अगर प्रेजेंट करना है तो इन 14 पॉइंट्स को इजीली याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ऐड इन सोर्स।
एड इन सोर्स। एड इन सोर्स, जी हाँ दोस्तों, ये वो मैनेजमेंट के उसूल, ये वो आदर्श हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपनी जड़ों में, अपने सोर्स में, अगर आप अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं तो उन्हें डालना पड़ेगा अपने सोर्स के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। इसे आसानी से फिट कर लीजिए, शॉर्ट कोड बाजू में लिख करके ले लीजिए। शॉर्ट कोड है एड इन सोर्स। जी हाँ दोस्तों, ए से प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिविजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन, एड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। इसके अलावा दोस्तों इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। इसके अलावा सोर्स के अंदर एस से 3 पॉइंट्स है दोस्तों, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसके अलावा एस फॉर स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये 3 पॉइंट्स है एस से। ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यू से 2 पॉइंट्स यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से दोस्तों रेम्यूनरेशन, सी से सेंट्रल और ई से आखिर में 2 पॉइंट्स इक्विटी एंड एस्पिरिट दी कॉर्प्स। आसानी से, शांति से, रिलैक्स होकर के एड इन सोर्स लिखिए नोटबुक में, और ये 14 पॉइंट्स आप इजीली इसी वीडियो के अंत तक याद कर लेंगे। जी हां दोस्तों, एड इन सोर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ये हो गया एड। इन बोले तो इनिशिएटिव, और जो सोर्स है ना दोस्तों, इस सोर्स के अंदर एस से ही 3 पॉइंट्स है हमारे सामने। एक तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एस फॉर स्केलर चेन, एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यू से 2 पॉइंट्स यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस, इसी प्रकार आर से रेम्यूनरेशन, सी से सेंट्रलाइजेशन, और ई से 2 पॉइंट्स आखिर में इक्विटी एंड एस्पिरिट दी कॉर्प्स। तो उम्मीद करता हूं ये 14 पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन करके लेंगे एड इन सोर्स के साथ। चलिए अब बारीकी से हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, हर पॉइंट को डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ही सिक्के के 2 पहलू। जिम्मेदारी हमेशा आपकी अथॉरिटी के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती है। जी हां दोस्तों, अगर आपने किसी काम का बीड़ा उठाया है तो उस काम को करने के लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं। यही कहता है पहला प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यस, अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अथॉरिटी क्या है? राइट टू टेक डिसीजंस, यानी आपको अधिकार दिया गया है कि आप निर्णय ले लीजिए। यस, इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, यानी एक मैनेजर का काम है दोस्तों कि वो काम करवाए, क्योंकि हमेशा से ही कहा गया है मैनेजमेंट क्या है, तो इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल। तो ये जब लोगों से काम करवाना है, उसी की कला है, तो आपका मैनेजर के नाते यही काम है कि बॉस आप काम करवाइए। यस, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स अप विद रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी कभी भी अकेले नहीं मिलेगी, उसके साथ हमेशा जिम्मेदारी होगी, रिस्पांसिबिलिटी होगी। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time। यानी अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम को सही समय पर कंप्लीट करने के। यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको ऐसा नहीं है कि आपको राइट टू टेक डिसीजंस दे दिया तो आप खाली डिसीजन लेते रहेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एक कैप्टन हमेशा वही होता है जो हार की भी जिम्मेदारी खुद निभाता है ना, वही अच्छा कैप्टन होता है। तो यहां पर मैनेजर भी वही कैप्टन है जो काम करने का बीड़ा उठाता है और फिर उसे रिस्पॉन्सिबली कंप्लीट भी करता है। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस ऑन हिज ओन in respect to the goal। तो उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आप समझ पाए होंगे, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पढ़ रहे हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एड इन सोर्स, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है डिविजन ऑफ वर्क। जी हां, डिविजन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, काम का बंटवारा सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 एम्प्लॉई हैं, 4 लोगों को काम पे रखा है लेकिन एक के ऊपर ही सारे काम का बोझ है, बाकी 3 मजे मार रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिविजन ऑफ वर्क प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपके जो एम्प्लॉइज हैं ये सही ढंग से ट्रू एंड फेयर वे में काम कर पाएंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचेगा और वो सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ने में आपकी मदद करेंगे। अकॉर्डिंग to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations, accounting and managerial। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के काम होते हैं। तो जो उस काम में सही है, जो उस काम में अच्छा है,
वो काम उसे देना चाहिए। It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. Yes, right person at the right job is necessary. It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into expected productivity level. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट सिंपल सा आप समझ गए होंगे। हेनरी फेयोल भाई साहब मैनेजर्स को कह रहे हैं कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली होना चाहिए। किसी को ज्यादा काम किसी को कम काम होगा ना तो काम कभी भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। डिवीजन प्रॉपरली कीजिए, जो उस काम में बेस्ट है उसको वो काम दे दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट से। एड के अंदर ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से अभी हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क, और अगला पॉइंट है डी से डिसिप्लिन मांगता है बॉस। डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। हर एम्प्लॉय को डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी काम सही टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। हर एक एम्प्लॉय का सही टाइम पे काम पर आना, सही टाइम पे काम कंप्लीट करना, ये सारा काम करवा के लेने का जिम्मेदारी मैनेजर का है। अगर मैनेजर ढीठ रहेगा, मैनेजर सही तरीके से काम करवाएगा ना, तो ही डिसिप्लिन आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, और इस डिसिप्लिन के जरिए ही ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा, सक्सेस हासिल कर पाएगा, डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर पाएगा। डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट। जी हाँ दोस्तों, हर चीज में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, फिर वो आपकी कॉलेज की पढ़ाई में हो या स्कूल के डेज में जो डिसिप्लिन हम देखते थे असेंबली वगैरह में, हर जगह पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम सब ने शरारतें की हैं, हम सब ने मस्तियां की हैं, लेकिन डिसिप्लिन की अहमियत भी डीप डाउन अंडर हमें पता है कि कितना ज्यादा मायने रखता है। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर कुछ कर्मचारी जो हैं वो आराम से लेट आ रहे हैं, रिपोर्टिंग टाइम जो बोला गया है उस टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो मतलब डिसिप्लिन की कमी है, आलस ज्यादा है और काम जो है वो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा इसी वजह से। तो डिसिप्लिन होगा तो काम सही टाइम पे भी होगा। अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline helps to achieve the goals in the organization. यानी अगर डिसिप्लिन है तो आपके गोल्स आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। यानी अगर मैनेजर सही है, लीडर अच्छा है, तो वो डिसिप्लिन लाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कई बार जो कोच होते हैं ना क्रिकेट टीम के, अगर वो डिसिप्लिन है तो सभी प्लेयर्स भी डिसिप्लिन में रह करके अपने खेल को और ज्यादा बेहतर बना पाते हैं। देयर मस्ट बी अ clear understanding between the management and workers regarding the organization's rules. Basic discipline should be observed at all levels of management. यानी हेनरी फेयोल का मानना है कि बॉस हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, आपने 11वीं में पढ़ा है टॉप लेवल, बॉटम लेवल, लोअर लेवल, ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इन सभी लेवल्स पर बेसिक का डिसिप्लिन तो होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं एड इन सोर्स यानी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एड के अंदर ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क और डी से अभी हमने पढ़ लिया है डिसिप्लिन। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों एड इन सोर्स के अंदर बढ़ते हैं आगे। इन से अगला पॉइंट है इनिशिएटिव। जी हां दोस्तों, एड इन सोर्स में इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। याद रखिए दोस्तों, मैनेजर को इनिशिएटिव लेते हुए खुद भी एक पहल करनी चाहिए, साथ ही साथ जो क्रिएटिव आइडियाज अपने एम्प्लॉइज के अंदर हैं, कई एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो आगे चल करके, आगे बढ़ करके काम को हाथ में लेना चाहते हैं, काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनमें नई आइडियाज हैं, तो ऐसी आइडियाज को बढ़ावा भी हमारे मैनेजर को देना चाहिए। हेनरी फेयोल मानते हैं दैट इनिशिएटिव इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रिंसिपल। यहां पर इनिशिएटिव के जरिए आप मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं और एम्प्लॉइज के जरिए सफलता प्राप्त करने में आसानी हो सकती है। यस, इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। यानी खुद से आगे बढ़ करके, आगे चल करके ये कहना कि मैं करूंगा ना, मैं अच्छे से कर पाऊंगा ना, मैं सही ढंग से सही दिशा में काम करके दिखाऊंगा। यस, द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव। अगर मैनेजर खुद बढ़ करके आगे चल के अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाता है ना, तभी दूसरे मोटिवेट होते हैं और वो भी आगे आकर के काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं while working on given task. This initiative should be welcomed by the manager, including thorough discussion on those new ideas. It also helps in creating healthy organizational culture. यानी जब मैनेजर जो है वो बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को, डिस्कशन कैरी ऑन करता है, पूछता है लोगों से, तब
एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, काम करने का मजा आता है और सभी एम्प्लॉइज जो हैं मोटिवेटेड फील करते हुए काम में और ज्यादा अच्छा, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनते हैं। तो इस प्रकार इनिशिएटिव प्रिंसिपल हेल्प्स इन मोटिवेशन याद रख लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एस से हमारे पास हैं 3 पॉइंट सोर्स के अंदर। एस से सबसे पहला पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। याद क्या रखेंगे? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बोले तो खुद का मत सोच, समझा ना, खुद का मत सोचिए, आप पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। यस, ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप आगे रखेंगे, खुद के बारे में बाद में सोचेंगे ना, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलवा पाएंगे। एज एन एम्प्लॉय आपका यही काम होना चाहिए, आपका यही धर्म होना चाहिए, यही कर्तव्य होना चाहिए कि आप खुद के इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करें, नीचे रखें। सबऑर्डिनेट करना मतलब बाद में, सेकेंडरी। पहला इंटरेस्ट किसका? ऑर्गेनाइजेशन का होगा। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में ही आपकी तरक्की है। ये सिंपल सी बात है दोस्तों। जब कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो वो हमेशा एक टीम में रहकर के यही सोचता है कि मेरी टीम जीते, तभी तो मैं ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाऊंगा। एक सेंचुरी मारने वाला खिलाड़ी जो होता है वो हमेशा तभी खुश होता है जब उसकी सेंचुरी से देश जीता हो। वो अगर देश हार गया, अगर मैच हार गए, तो उसकी सेंचुरी को कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। यही होता है अच्छे खिलाड़ी की निशानी। यस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल must be given less importance than the interest of the organization. While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee. यानी किसी एक के बारे में ना सोचिए, मैनेजर को भी पूरे ग्रुप का सोचना है, पूरी टीम का सोचना है और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित में सोचना है। Yes, similarly the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. For example, in every game the players are always thinking about winning the match as team rather than their individual records. तो यही है खासियत एक अच्छे प्लेयर की कि वो अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बाद में सोचता है, पहले वो टीम को जिताने के लिए सोचता है। और यही है हमारा ये एस से पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसका शब्द का मतलब पहले समझिए। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, स्टेबल रहना, जहां पे घड़ी घड़ी उतार चढ़ाव, घड़ी घड़ी चेंजेस जो हैं ये नहीं होने चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की। टेन्योर मतलब कालावधि, कब तक आप टिके रहेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर काम करते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं 2-3 महीना, फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में अस्थिर, डिसबैलेंस, डिस्टेबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं आप। और इसीलिए कंपनी आप पर भरोसा कैसे करे? कहीं ना कहीं आपका कंपनी के प्रति लगाव, कंपनी को अपना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मैटर्स अ लॉट। बहुत ज्यादा हेनरी फेयोल कहते हैं कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जरूरी प्रिंसिपल है। हर एम्प्लॉय को ये ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैनेजमेंट का भी उतना ही कर्तव्य है कि वो एम्प्लॉय को उस प्रकार की सुविधाएं दे, सैलरी वैसी दे कि वो भी टिका रहे। यस, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड अश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। तभी तो वो भाई अच्छे से मन लगा करके काम कर पाएगा। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। अगर उसे इनसिक्योरिटी लगती है, उसको लगता है यार नहीं ये कंपनी तो मुझे कभी भी निकाल देगी, यहाँ कंपनी में तो रहकर कुछ फायदा नहीं है, वो कंपनी को अपना ही नहीं समझ पा रहा है, तो वो टिकेगा कैसे? यस, इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एडवर्सली, व्हेयरएज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। तो इसी से एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डिस्टेबल हो जाता है या अनस्टेबल हो जाता है और फिर काम आखिर में एफिशिएंटली नहीं कर पाता। तो उम्मीद करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट ले लेते हैं एस से ही, तीसरा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसके रिलेटेड एक अलग से आंसर भी आ सकता है। बिग कॉन्सेप्ट हम इसे कह सकते हैं, एस फॉर स्केलर चेन। जी हां दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एड इन सोर्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एस से 3 पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसके बाद अभी हमने देखा दोस्तों एस से ही स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और अभी हम पढ़ रहे हैं स्केलर चेन। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये कम्युनिकेशन का चैनल हम कह सकते हैं इसे, कि कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना चाहिए, किस स्तर पर आप हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपको किसे रिपोर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रॉपर चेन फॉलो करके, एक प्रॉपर चैनल फॉलो करते हुए अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो काम सही ढंग से होगा। कभी भी ये चैनल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऐसा एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है। लेकिन कई बार जरूरत पड़ने पर इस ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन को ब्रेक भी किया जा सकता है। दोस्तों मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं आपको, तो ये एक हायरार्की है। जैसे एक टीचर है, टीचर के ऊपर जो है
सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के ऊपर जो है प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर ट्रस्टीज होते हैं, मैनेजमेंट होता है स्कूल का। तो ये एक चेन है जो हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर टीचर को कुछ काम है तो डायरेक्टली ट्रस्टी के पास जाकर के बोलेगा तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, पहले उसे एड्रेस करना चाहिए अपने सुपरवाइजर को, उसे बताना चाहिए उसको जो भी प्रॉब्लम है। सुपरवाइजर जो है वो बताएगा भाई अपने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल जो है उसकी बात आगे रखेगा ट्रस्टीज तक। जो भी मैटर है वो सॉल्व भी करना है तो एक एक लेवल पे ही होता रहेगा और इसी से अच्छा मैनेजमेंट भी होगा, अच्छा काम भी होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। जी हां, एक स्टूडेंट के लेवल पे भी यही एग्जांपल आप ले सकते हैं कि स्टूडेंट को अगर काम है तो डायरेक्ट ट्रस्टी के पास नहीं जाएगा, पहले टीचर के पास आएगा, टीचर से उसका काम नहीं हुआ तो फिर वो सुपरवाइजर के पास जाए, सुपरवाइजर से काम नहीं हुआ तो प्रिंसिपल के पास जाए। कई लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो उसे भी हम मान्यता देते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत है। यहां पर स्केलर चेन को ब्रेक करके आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और इसे ओसीएम की भाषा में हम कहते हैं गैंग प्लैंक, जहां पर डायरेक्टली कम्युनिकेशन जो है हायर अथॉरिटी से हो जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग यहां पर बातें हैं मैनेजमेंट गुरु हेनरी फेयोल की। ये कहते हैं दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन व्हिच इज टाइम कंज्यूमिंग, कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये स्केलर चेन। फॉर एग्जांपल, अगर एक जनरल मैनेजर है इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, देन फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपरवाइजर। मतलब एक के बाद एक मैनेजर को काम बताया जा रहा है और मैनेजर जो है वो अपने हेड्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। द सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म द फोरमैन, जो सुपरवाइजर है उसने जो ग्राउंड पे मशीन चला रहा है उस फोरमैन को उसने काम दे दिया, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिसीजंस जो है वो आ रहे हैं। अगर ज्यादा लंबा चेन है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा, है ना, बहुत लेट हो जाएगा आपका काम होने में। Yes, for avoiding this longer chain and to take speedy decisions, cross communication or direct communication is followed by various organizations which is known as gangplank for direct communication. Proper permission of authorities is necessary. तो अगर आप परमिशन लेते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हायर अथॉरिटी से डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं गैंग प्लैंक के जरिए, लेकिन आप अथॉरिटी और परमिशन ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं एस से ये 3 पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अगला पॉइंट है ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी हां दोस्तों, एड इन सोर्स में ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर में सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। सब कुछ बिखरा बिखरा होता है ना तो काम करने का मजा नहीं आता है। राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड राइट पर्सन एट द राइट जॉब मेक्स अ प्लेस रियली बेटर फॉर वर्किंग। अगर आपने सही चीज में, सही ऑर्डर में सब चीजें मेंटेन रखी है ना तो काम करने का एनवायरमेंट बहुत जबरदस्त रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ पाएगा। The principle is based on a place for everything and everything in its place. अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त सी लाइन है। हेनरी फेयोल कहते हैं a place for everything, हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। Yes, human resources and materials should be in the right place at the right time for maximum efficiency. ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करना है तो सही चीज का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। Human resources should be placed at right place and right job. The principle focuses on the proper utilization of physical and human resources. यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए किसी भी रिसोर्सेज का, और वेस्टेज रोकना है तो भाई सब कुछ ऑर्डर में होना जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट है यू से 2 पॉइंट्स, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है बॉस। कमांड, आपको जो काम दे रहा है वो एक ही आदमी होना चाहिए। अगर आपको 10 लोग 10 अलग अलग काम बता रहे हैं तो आप तो कंफ्यूजा जाएंगे ना, आपको समझ में कैसे आएगा किसका सुनूं। एक मैनेजर आपको बता रहा है काम तब तक ठीक है, 2 मैनेजर आपको बता रहे हैं तकलीफ हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड whom you will have to follow. आप किसे फॉलो करें ये समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और अगर आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। एक ही व्यक्ति आपको कमांड दे, आप उसी को रिपोर्ट करें, यही काम राइट अप्रोच का होता है। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अंडरलाइन कर दीजिए, ओनली वन सुपीरियर। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग
managing conflicts and solving disputes among people in organization. It also helps in avoiding confusion if an employee receives command from more than one authority. अगर एक से ज्यादा लोग कमांड कर रहे हैं, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be followed. यानी किसे सुनना चाहिए, किसका सुनना चाहिए, ये वो बेचारा नहीं समझ पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. This is wrong approach. इल्ले, इसको फॉलो मत कीजिए. For this organizational hierarchy should be well defined. इसीलिए प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको काम देगा, ये चीज पहले से तय होनी चाहिए. बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर. अगला पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये बहुत मायने रखता है. हर कोई अपनी पटेली कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में ना, तो काम गड़बड़ हो सकता है. सभी का एक टीम की तरह सेम डायरेक्शन में काम करना बहुत जरूरी है. प्लानिंग का जो फंक्शन होता है ना, उसमें हम पहले से तय कर लेते हैं कि भाई हमारे गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, और सभी अगर उसी दिशा में काम करें, एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम गोल्स को अचीव कर पाएंगे. अगर सब अपना अपना होशियारी मार रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है. और इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में. यस, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान. अंडरलाइन कर लीजिए, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using simple or single plan. यानी एक सिंपल सा एक सिंगल प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए जिसको सब फॉलो कर रहे हैं. तो ये है यू से दो पॉइंट्स, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. अगला पॉइंट है रेम्यूनरेशन. पगार सही होना चाहिए भाई. हम काम बहुत ज्यादा करें और तुम पगार बहुत कम दो, ऐसा थोड़ी ना होता है. ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि बॉस पगार जो है, रेम्यूनरेशन जो है, वो सही मिलेगा तो ही एम्प्लॉय खुश रहेगा और ज्यादा सालों तक आपके पास टिका रहेगा, अच्छे से काम करेगा, सेटिस्फाइड रहेगा. वरना उसे हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी और वो दूसरी जगह पर ट्राई करता रहेगा जहां उसको ज्यादा पगार मिलेगा, वहां चला जाएगा. अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉइज इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग स्पॅन ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गनायझेशन. त्यांना जर तुम्ही तुमच्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये टिकवून ठेवायला इच्छताय, तर तुम्ही त्यांना पगार पण टाइमावर द्या आणि चांगलं पगार द्या. द फेअर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल. यानी वो एक सेटिस्फैक्शन होता है. एक कोई भी एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, वो सेटिस्फाइड तभी होगा जब उसको टाइम पे पगार मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा, और जितना वो काम कर रहा है ना, उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा रेम्यूनरेशन मिलेगा. यस, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाए. द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. यानी सब चीजें सोच समझ के ही ये रेम्यूनरेशन तय होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. अगला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है. सेंट्रलाइजेशन यानी पावर का कॉन्सेंट्रेशन. कौन निर्णय लेगा, किसके डिसीजंस चलेंगे, कौन सही ढंग से डिसीजन ले रहा है, उसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में होना चाहिए. टाइम पे कई बार डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, यानी दूसरों को भी पावर्स दिए जाते हैं काम करने के और डिसीजंस लेने के, लेकिन उसका कंट्रोल भी अच्छे से होना चाहिए, बैलेंस भी अच्छे से होना चाहिए. सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज इन सम ऑर्गेनाइजेशन. दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड फॉर फ्यू हैंड्स. कई बार कुछ मैनेजर्स होते हैं, कई बार एक मैनेजर होता है तो उसके हाथ में डिसीजंस होते हैं. दिस सिचुएशन अकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. But if the size of organization is large, then there is decentralization. यानी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में decentralization of the power or authority. According to this principle, there must be a proper balance. यानी हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं, बैलेंस रखो भाई, एकदम सही होना चाहिए ना सब, बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अपने ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, वो समझिए, वो पहचानिए, और फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपको सूट कौन सा करता है वो देखिए और अप्लाई कर दीजिए. बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर. आखिरी दो पॉइंट्स हैं ई से इक्विटी, यानी समानता. इक्वल सबके साथ बिहेवियर होना चाहिए. किसी को बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन, किसी को बहुत कम रेम्यूनरेशन, काम सेम लेकिन फिर भी अलग अलग पगार, तो यार थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन आ ही जाता है. किसी से भेदभाव नहीं करना है. मैनेजर के तौर पर आपको सभी एम्प्लॉइज को, सभी सबऑर्डिनेट्स को इक्वल ट्रीट करना है. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इसीलिए मायने रखता है कि पार्शियलिटी ना हो. यस, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स एक्सेट्रा. हर काम में, हर चीज
चीज में, हर डिसीजन में समानता होनी बहुत जरूरी है। एक के लिए एक रूल, दूसरे के लिए दूसरा रूल, ऐसा नहीं चलेगा। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉइज। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। तो ये पगार के मायने में तो बहुत ज्यादा ही होता है कि यार सेम काम कर रहे हैं लेकिन एक को ज्यादा पगार है, एक को कम है, तो डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ ही जाती है। और इसीलिए इक्विटी का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा मायने रखता है। This equity will help in avoiding conflicts in the organization। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एस्पिरिट द कॉर्प्स। जी हाँ दोस्तों, टीम वर्क। हेनरी फ्योल बोलते हैं कि बॉस टीम वर्क जरूरी है, एक टीम की तरह लड़ोगे तभी तो जीतोगे, एक टीम की तरह काम करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। एस्पिरिट द कॉर्प मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ। एस्पिरिट द कॉर्प्स बोले तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ ऑल एम्प्लॉइज are working as a union and with mutual trust, the difficulties can be solved quickly। यानी आप अगर एक साथ काम कर रहे हैं, एकजुटता से काम कर रहे हैं, तो मुश्किलों को नदारद कर देना, दूर कर देना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 14 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं इन अबाउ 14 प्रिंसिपल्स के जरिए। हेनरी फ्योल जो हैं वो यूजफुल कामकाज के गाइडलाइंस दे रहे हैं सभी मैनेजर्स को, और इसी से आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएंगे। These are also supportive to functions of management। These principles are very logical and therefore are applicable in modern मैनेजमेंट एरा ऑल्सो। आज की तारीख में भी एमबीए के स्टूडेंट्स भी इन्हें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और कई जगहों पे ये अप्लाई किए जाते हैं। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड ऐड इनसोर्स, ऐड इनसोर्स, ऐड इनसोर्स। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, ऐड। इसके अलावा इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, एस से। स्केलर चेन, एस से, और एस से ही स्टेबिलिटी टेन्योर, 3 पॉइंट एस से। ओ से ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर याद रखिए। यू से 2 पॉइंट्स, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आखिर में आरसीई में रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, और ई से 2 पॉइंट्स, इक्विटी और एस्पिरिट द कॉर्प्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 14 पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। याद रखिए कि वापस से पढ़ना है और वापस पढ़िए, क्योंकि याद रखना है। अगर आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप अच्छे से इस आंसर को बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आईडी है राजगौर जयश्वी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहाँ पर हम रेगुलर नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। यहाँ पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स के साथ आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपको फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।